Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and this is part 21 of the lecture series of daily 10 questions. Let's begin with question number 1. The act of simultaneously buying a currency in one market and selling in another market. एक मार्केट में हमने करेंसी बाय की और दूसरी मार्केट में उसको जाके सेल कर दिया. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज स्पेकुलेशन, सेकेंड इज स्पॉटिंग, थर्ड इज फॉरवर्डिंग एंड फोर्थ इज आर्बिट्रेज. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जहाँ पे हम एक करेंसी बाय करते हैं और दूसरी का मार्केट में जाके उसे सेल करते हैं? हम चारों ही ऑप्शंस को एक एक बार समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्बिट्रेज. आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग ए करेंसी इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन अनदर मार्केट टू मेक ए प्रॉफिट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस और एक्सचेंज रेट डिफरेंस इन द टू मार्केट. हम मार्केट में जो सेल और परचेज कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? फॉर प्रॉफिट मेकिंग. हमें प्रॉफिट किससे होगा? जब एक्सचेंज रेट में चेंजेस आएंगे. तो आर्बिट्रेज का मतलब होता है जहाँ पे हम करेंसी को बाय एंड सेल करते हैं. नेक्स्ट हम समझते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसे बोला जाता है. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किन पार्टीज़ में? दो पार्टीज़ में होता है, टू बाय और सेल, बट फॉर एसर्ट्स. एसर्ट के लिए जब हम करते हैं इनका प्राइस भी स्पेसिफिक होता है, प्लस हम इनकी डेट भी डिसाइड होती है कि इस फ्यूचर डेट पे हम क्या करेंगे, बाय या फिर सेल करेंगे. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किया जाता है? फॉर स्पेकुलेशन पर्पस. सट्टेबाजी के लिए किया जाता है कि इन फ्यूचर अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं? एसर्ट्स परचेज या सेल करते हैं. स्पोर्टिंग का मतलब क्या होता है? स्पोर्टिंग का मतलब होता है जब हम इन्वेस्टमेंट में अपना कुछ पैसा हार जाएं. टू लूज़ मनी इन अ वेंचर. हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, कोई वेंचर किया ओवर टाइम और उसमें हमारे पैसे चले गए. नेक्स्ट स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेशन का मतलब होता है हम जब स्टॉक में, प्रॉपर्टीज़ में, इनमें इन्वेस्ट करते हैं और किस होप में करते हैं कि हमें फ़ायदा होगा, बट उसके साथ साथ हमारा रिस्क भी अटैच होता है. तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है? दैट कि साइमल्टेनियसली बाइंग ए करेंसी इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन अनदर मार्केट इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेज. ऑप्शन फोर्थ इज़ करेक्ट. नेक्स्ट हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज़ ऑल इंटरनेशनली ट्रेडेड सर्विसेज. जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड सर्विसेज हैं वो कवर्ड हैं अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग WTO एग्रीमेंट. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किस एग्रीमेंट में ये कौन सी सर्विस इंक्लूड है? ऑप्शन ए क्या है? गैट्स, GATS. ऑप्शन बी क्या है? ट्रिप्स. ऑप्शन सी इज़ ट्रिम्स, TRIMS. एंड ऑप्शन फोर्थ इज़ PTA. तो चारों ही ऑप्शंस को हम देखते हैं एक बार करके. पहले आप डिसाइड करो कि ऐसे कौन सा एग्रीमेंट है जिसमें इंटरनेशनली ट्रेड सर्विसेज कवर्ड हैं. अगर आपको फुल फॉर्म भी पता होगी तो भी इसका आंसर हो जाएगा. चलें एक्सप्लेनेशन पे. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. WTO जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज. गैट्स जो किस में एग्रीमेंट कर रहा है? सर्विसेज में. वो कब आया था? इन 1995. और इट रिमेन ओनली द सेट ऑफ मल्टीलेटरल रूल्स कवरिंग द इंटरनेशनल ट्रेड सर्विसेज. और इसमें रूल्स हैं किससे रिलेटेड? इंटरनेशनल ट्रेड सर्विसेज से रिलेटेड. नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिप्स. ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. जिसमें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करते हैं. ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और ये भी किसके द्वारा देखा जाता है? एडमिनिस्टर किया जाता है WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है. प्लस ये किस में डील करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डील करता है. और ये एग्रीमेंट क्या इंक्लूड करता है? पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो हम इंटरनेशनल मार्केट में परचेज करते हैं. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था ट्रिम्स. ट्रिम्स का मतलब क्या होता है? द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. और ये किस लिए होता है? These are the rules that are applicable to domestic regulation of a country, applies to a foreign investor, often as a part of industrial policy. इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट है कि हमें अपनी डोमेस्टिक को भी रेगुलेट करके चलना है और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, अगर कोई फॉरेन पर्सन आके इन्वेस्ट कर रहा है तो उस पर भी हमें ये अप्लाई करना है. तो ये क्या है? एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. नेक्स्ट था हमारा लास्ट PTA. PTA का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया. ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी बोलते हैं. जैसे जो एक ट्रेडिंग ब्लॉक है जो क्या देता है? प्रेफरेंशियल एक्सेस देता है टू सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़.
और ए PTA कैन बी एस्टेब्लिश थ्रू हर ट्रेड पैक्ट, हम कोई एग्रीमेंट से इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये पहली स्टेज थी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स जब हमारी डोमेस्टिक कंट्री किसी और कंट्री के साथ इंटीग्रेट होती है फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्विसेज, फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया भी बोला जाता है और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी बोला जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो किससे रिलेटेड था कि इंटरनेशनल ट्रेड सर्विसेज किसके अंडर कवर्ड हैं, तो वो कवर्ड हैं किसमें, GATS में, GATS, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है जिसमें हमने अपनी करेंसीज को गोल्ड एक्सचेंज में कन्वर्ट करवाया था, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेटअप ए कोड ऑफ रूल्स फॉर नेशंस टू फॉलो देयर कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फोर्थ क्या है, सेटअप बोरोइंग फैसिलिटीज़ फॉर नेशंस टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। थर्ड क्या है, इवॉल्व ओवर द ईयर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट वेज। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, हमें ये बताना है। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो ब्रेटन वुड है वो एस्टेब्लिश हुआ था एज ए सिस्टम ऑफ पेमेंट बेस्ड ऑन डॉलर विच डिफाइंड ऑल करेंसीज इन रिलेशन टू डॉलर itself convertible into gold and above all as good as gold for trade. US करेंसी was now effectively the world currency। अब चेंज हो गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया जिसमें हमने जो हमारी मेन 4-5 करेंसी है उनमें एक्सचेंज करते हैं। बट पहले क्या था, ब्रेटन वुड सिस्टम था और ब्रेटन वुड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो था करेंसी थी वो हम किस में कन्वर्ट करते थे, गोल्ड में कन्वर्ट करते थे। तो द स्टैंडर्ड टू विच एवरी अदर करेंसी वाज पेक्ड, मीन्स ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह ही था। ब्रेटन वुड सिस्टम का मेन पर्पस क्या था, टू सेटअप न्यू सिस्टम ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर फॉर द मेजर इकनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड टू इंश्योर देयर इकनॉमिक स्टेबिलिटी। उनकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर रखने के लिए ये जो मीटिंग हुई थी इसमें नए रूल्स रेगुलेशंस, ये न्यू हेमिस्फेयर ब्रिटेन में हुआ था, USA में ये मीटिंग जो हुई थी पहली बार। तो इसमें रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स सारी मेजर्स इकनॉमी का, ताकि उनकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। और ब्रेटन वुड सिस्टम ने एस्टेब्लिश किया था IMF भी हमारा और वर्ल्ड बैंक भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी और वर्ल्ड बैंक भी। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस। हमारे ऑप्शंस क्या हैं, ब्रेटन वुड सिस्टम ने रूल्स सेटअप किए थे, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसने सेटअप किए थे बोरोइंग फैसिलिटीज़ फॉर नेशंस टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। अगर हम उनके BOP में कोई प्रॉब्लम आती है तो बोरोइंग फैसिलिटी ब्रेटन वुड प्रोवाइड करेगा, ब्रेटन वुड सिस्टम। और थर्ड, ये काफ़ी सालों से इन्वॉल्व है कई सारे वेज से। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम will be automatically achieved in an optimum currency area। फुल एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और BOP की प्रॉब्लम, हमें इक्विलिब्रियम चाहिए दोनों ही जगह पे, वो ऑटोमेटिकली कब अचीव्ड होगा, एक ऑप्टिमम करेंसी एरिया में। ऑप्शन 1 क्या है, इफ़ एक्सचेंज रेट्स आर फ्लेक्सिबल। ऑप्शन B क्या है, फॉरेन कैपिटल फ्लोज इनटू द कंट्री। थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ़ लेबर एंड कैपिटल मूव फ्रीली। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इफ़ ट्रेड इज़ लिबरलाइज्ड। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, किस सिचुएशन में हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट और BOP जो है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाएंगे। अगर हमारा एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होता है तो, अगर हमारा फॉरेन कैपिटल फ्लो करता है कंट्री में तब, अगर हमारे लेबर और कैपिटल फ्रीली मूव करते हैं तब, और अगर हमारा ट्रेड लिबरल होता है तब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, इकोनॉमिस्ट ने कई सारी थ्योरीज डेवलप्ड की हैं, किसके ऊपर, ऑप्टिमम करेंसी बेस्ड, ऑप्टिमम करेंसी एरिया बेस्ड पे इन्होंने कई सारी थ्योरीज डेवलप की हैं। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, रॉबर्ट मुंडल ने अपनी एक थ्योरी दी थी ऑप्टिमम करेंसी एरिया में, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम और फुल एम्प्लॉयमेंट को इक्विलिब्रियम में ला सकती है अगर उसके फैक्टर्स कौन से हैं हमारे, लेबर और कैपिटल फैक्टर्स हैं। अगर उसके फैक्टर्स क्या होंगे, उनको फ्रीली मूव करवाया जाएगा अमंग द कंट्रीज
एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंस हमारा दोनों ही अचीव हो जाएगा इस सिचुएशन पे। तो इस थ्योरी को देने वाले हमारे कौन थे? रॉबर्ट मुंडल। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इस थ्योरी को दिया किसने था? मुंडल थ्योरी थी, जिसमें ये बताया गया था कि हमारे लेबर और कैपिटल जो हैं वो फ्रीली मूव करने चाहिए, तभी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है? इफ़ एक्सचेंज रेट्स आर फ्लेक्सिबल, अगर हमारे एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होंगे तो। इफ़ फॉरेन कैपिटल फ्लोज इनटू कंट्री, इफ़ लेबर एंड कैपिटल मूव फ्रीली, और इफ़ ट्रेड इज लिबरलाइज्ड। सो ऑप्शन सी क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एक इकोनॉमी कैसे इंटीग्रेट करती है, मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ या बाहर की इकोनॉमीज़ के साथ कैसे ट्रेड एंड सर्विसेज करती है, कैसे ट्रेड करती है, उसके एग्जाम्पल्स हमें देने हैं। फर्स्ट, फ्री ट्रेड एरिया, ये एग्जाम्पल है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। सेकंड, कस्टम यूनियन। थर्ड, कॉमन मार्केट। एंड फोर्थ, कार्टेल। कार्टेल का मतलब क्या होता है? ओलिगोपोली में भी पढ़ा होगा कि सारे क्या है, मिलके डिसाइड करते हैं कि हमने कितनी यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, मार्केट में कितने प्राइसेस रखने हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि ट्रेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ये हैं हमारे ऑप्शंस। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। हमने पहले क्वेश्चन में भी पीटीए के बारे में पढ़ा था, जिसका मतलब था प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन कंट्रीज विद इन अ ज्योग्राफिकल रीजन एग्री टू रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ बैरियर्स ऑन सेलेक्टेड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर मेंबर्स एरिया। और इसके लिए इन्होंने क्या क्या बताया है? दैट देयर इज़ अ फ्री ट्रेड यूनियन, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक यूनियन, मॉनेटरी यूनियन एंड फिस्कल यूनियंस। ये सारी यूनियंस होनी चाहिए, तभी हमारा फ्री ट्रेड एग्जिस्ट कर सकता है। तभी यही सारे एग्जाम्पल किसके हैं कि हमारी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ क्या करेगी? इंटीग्रेट करेगी। ऑप्शन में हमें फ्री ट्रेड यूनियन, कस्टम यूनियन और कॉमन मार्केट गिवन है। नेक्स्ट अगली बार हमें क्वेश्चन में इकोनॉमिक यूनियन, मॉनेटरी यूनियन और फिस्कल यूनियन भी आ सकता है। सो ये सारे ही आपको ध्यान में रखने हैं। ऑप्शंस के हिसाब से हम अगर देखें तो हमारे कौन से करेक्ट हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा किस में है? ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अरेंज द ऑर्डर ऑफ WTO मिनिस्ट्रियल्स। WTO मिनिस्ट्रियल्स के ये ऑर्डर हैं। WTO की क्या होती है? हर बार कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? मीटिंग करती है। तो हमें ये बताना है कि कहाँ पे पहले हुई थी, कहाँ पे बाद में हुई थी। इसको एक ऑर्डर में सेट करना है। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि क्या इनका ऑर्डर है। अभी जो रिसेंट होने वाली है वो कजाकिस्तान में होने वाली है। 17 में हुई थी ब्यूनस एरीज़ में, 2015 में हुई थी नैरोबी में, 13 में हुई थी बाली इंडोनेशिया में, 2011 में हुई थी जेनेवा में, और 2009 वाली भी जेनेवा में हुई थी। 2005 वाली जो थी वो हांगकांग में हुई थी। 2003 वाली कैनकन में हुई थी। 2001 वाली दोहा कतर में हुई थी। 1999 में जो हुई थी वो हुई थी सिटेल में, 98 में जेनेवा में, और 96 में सिंगापुर में। तो सबसे पुरानी हमारी थी सिंगापुर, फिर जेनेवा थी, फिर सिटेल, फिर दोहा, फिर कैनकन। ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस कौन से गिवन है? सिटेल, कैनकर, सिंगापुर और दोहा। तो सबसे पुरानी हमारी कहाँ हुई थी? सिंगापुर में, फिर सिटेल में, फिर दोहा में, और फिर कैनकन में। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन थर्ड क्या है? करेक्ट है। आपको इन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आप कैसे ये क्वेश्चन सही कर सकते हो कि सबसे पहले तो आपको सबसे लेटेस्ट पता होनी चाहिए कहाँ होने वाली है, क्योंकि करंट क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। प्लस आपको सबसे पुरानी भी पता होनी चाहिए कि पुरानी सबसे कहाँ हुई थी। तो पुरानी कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। लास्ट के 2-4 याद कर लो, आपको सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बनता है ना कि WTO की कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ कहाँ मीटिंग्स करती हैं। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। मैक्सिमम रेट ऑफ टैरिफ इंडिया कैन लेवे ऑन एडिबल ऑयल। इंडिया जो है मैक्सिमम कितना टैरिफ लगा सकता है किस पे? एडिबल ऑयल्स पे, अंडर द WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर।
जो WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो एग्रीमेंट किया है एग्रीकल्चर पे, उस पे इंडिया जो है कितना टैरिफ लगा सकता है एडिबल ऑयल पे? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? 100%, 150%, 200% और 300%। सो WTO ने जो क्या है वो डिसाइड कर रखे हैं अलग अलग टैरिफ रेट कि आप कितना मैक्सिमम टैरिफ लगा सकते हो। देखिए एक्सप्लेनेशन, देखते हैं। तो द ओनली कमिटमेंट इंडिया हैज़ अंडरटेकन इज़ टू बाइंड इट्स प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एट 100%, प्रोसेस्ड फूड 150% और एडिबल ऑयल पे 300%। ये कमिटमेंट है इंडिया की। सो आपसे इस बार एडिबल ऑयल पूछा गया है, आपसे प्रोसेस्ड फूड भी पूछा जा सकता है जिसका कितना है मैक्सिमम रेट? 150%। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का पूछा जा सकता है, वो कितना है? 100%। सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी, 300%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ। WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो एग्रीमेंट कर रखा है एग्रीकल्चर पे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? पहला है हमारा डोमेस्टिक सपोर्ट, सेकंड है हमारा एक्सपोर्ट पे सब्सिडी, थर्ड है हमारा मार्केट एक्सेस और फोर्थ क्या है? इनपुट सब्सिडी। तो इन चारों में से कौन से ऑप्शंस हमारे सही होंगे? देखते हैं। हमें ये गिवन है, फर्स्ट फोर्थ सही होगा, सेकंड फोर्थ सही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं, या फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये तीनों सही हैं। हमें किसका बताना है? WTO ने कैसा एग्रीमेंट कर रखा है। देखिए एक्सप्लेनेशन, देखते हैं। WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कंटेन provisions mainly on 3 broad areas of agriculture and trade policy। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है? मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट पे सब्सिडी। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और इसमें क्या इंक्लूड है? टैरिफिकेशन मीन्स टैरिफ रिडक्शन, एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिक्वायर्ड है कि वो अपना टैरिफ 24% तक रिड्यूस कर ले 10 सालों में। ठीक है, 10 सालों में डेवलपिंग कंट्रीज़ ने 24% अपना टैरिफ रिड्यूस किया है, क्योंकि अगर वो कंट्री डेवलप कर रही है तो उसको ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट तब होगा तब उस पर कम से कम टैक्सेस लग के जाएंगे, तभी उसके प्राइसेस कम होंगे वर्ल्ड इकनॉमी में, और तभी लोग उसको परचेज़ करेंगे। सो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ऑप्शन देखें तो WTO ने कौन कौन से कर रखे हैं? डोमेस्टिक सपोर्ट चाहिए, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी प्लस मार्केट की एक्सेस चाहिए कि मार्केट में वो जा सके, सेल कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा जो हम बहुत बार कर चुके हैं प्रीवियस ईयर, अभी जितने भी हमने सीरीज़ किए उन सब में ये क्वेश्चन आया है, सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हैरोड ग्रोथ मॉडल न्यूट्रियल टेक्निकल प्रोग्रेस इम्प्लाइज टेक्निकल प्रोग्रेस एज। हैरोड ने जो ग्रोथ मॉडल दिया है उसमें उसने क्या बताया है कि न्यूट्रियल टेक्निकल प्रोग्रेस क्या एम्प्लॉय करता है, क्या बताता है कि टेक्निकल प्रोग्रेस कैसा होना चाहिए? कैपिटल ऑगमेंटिंग, लेबर ऑगमेंटिंग, या बोथ लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग, या प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये आंसर तो आप लोग भी बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना कि किस किस को ये आंसर पता चल गया कि हाँ ये सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है। फिर भी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा बताती हूँ। टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ दिस फॉर्म इज़ लेबर ऑगमेंटिंग। मतलब क्या है? इन दिस सेंस दैट इज़ इक्वलेंट टू कोरस्पेंडिंग इंक्रीज इन लेबर फोर्स, कि हम किसको इंक्रीज़ कर रहे हैं? लेबर फोर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास गिवन आउटपुट है तो वो कैसे हमें मिलता है? जब हम इनपुट को क्या करते हैं? कैपिटल इनपुट को कंबाइन करते हैं लेबर इनपुट के साथ। दैट डिक्रीजेज एज टाइम्स गोन्स ऑन, और धीरे धीरे ये जो कॉम्बिनेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। हम बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं? लेबर को बढ़ा रहे हैं। सो इन हैरोड मॉडल न्यूट्रियल टेक्निकल प्रोग्रेस इम्प्लाई करता है द टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है? लेबर ऑगमेंटिंग है। चलें आज के लास्ट क्वेश्चन पे। विच आर द 2 गैप्स अफेक्टिंग ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन द 2 गैप मॉडल ऑफ ग्रोथ। जो हमारा 2 गैप मॉडल ऑफ ग्रोथ है उसमें हमारे कौन से दो गैप हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी ग्रोथ प्रोसेस को? ग्रोथ प्रोसेस कहाँ हो रही है? इकोनॉमी में हो रही है। तो देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा सेविंग गैप, इन्वेस्टमेंट गैप। सेकंड है हमारा इनकम गैप और कंजम्पशन गैप। थर्ड है हमारा फॉरेन एक्सचेंज गैप एंड डोमेस्टिक सेविंग गैप।
एंड लास्ट इज एक्सपोर्ट गैप एंड इम्पोर्ट गैप। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन से हैं वो दो गैप? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एसेंशली द टू गैप मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है? द गैप बिटवीन अ कंट्रीज ओन प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, कि उसके पास खुद के कितने रिसोर्सेज हैं और कितना उन्हें एब्जॉर्व कर पा रहा है, यूज़ कर पा रहा है। और दीज टू गैप्स आर नोन एज, और इन्हीं टू गैप्स को हम क्या बोलते हैं? सेविंग गैप और फॉरेन एक्सचेंज गैप। कितनी सेव कर रही है और एक इकोनॉमी में कितनी सेविंग हो रही है, एक इकोनॉमी में कितना फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। यही दो गैप है जो एक कंट्री के खुद के ऑन प्रोविज़न ऑफ रिसोर्सेज, हमारे खुद के प्रोविज़न क्या है हमारे रिसोर्सेज के लिए, प्लस हमारी कंट्री की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कितनी है, कितना एब्जॉर्व कर रही है। और इन दो गैप को क्या बोला गया है? सेविंग गैप एंड फॉरेन एक्सचेंज गैप। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। प्लस मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। हमेशा खुश रहिए और स्माइल करते रहिए। थैंक यू।